अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं मनाहिल शेख। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि वीनस के मेहमान के अंदर हम लोग जो बातें करते हैं, रियलिटी के ऊपर बात होती है, करंट अफेयर्स के ऊपर बात होती है और कोशिश ये की जाती है कि उसका सॉल्यूशंस जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं इतनी हद तक कि उसका सॉल्यूशंस आवाम को मिले, आवाम को रिलीफ किस तरह से हम दे सकते हैं अपनी बातों को। इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम ईवानों तक अपनी आवाज़ जो है पहुँचाना चाहते हैं। और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो स्पोर्ट लवर हैं, समाजी शख्सियत हैं, बहुत काम एक ग्रास रूट लेवल पर भी बहुत उनके काम हैं, स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, हर जगह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। गुलाम यासीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। ठीक। गुलाम यासीन साहब, आप मुझे ये बताएं कि मुल्की हालात आपके सामने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई में इंसान पिस रहा है और अब जो है बकरीद सर पर है, ठीक है, हमारा बजट आने वाला है, 2023 और 24 का बजट आएगा। अवाम इतनी ज़्यादा ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पेनफुल है इस महंगाई को लेकर। अब जो बजट का सुनकर पता नहीं क्या होगा उसके अंदर, क्या IMF को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं वो, किस हद तक जाएंगे, पेट्रोल लेवी कहाँ तक जाएगा, और साथ साथ गवर्नमेंट जो है कितनी सब्सिडी देगी। और स्पेशली मैं आपसे बात करूँगी कि मुराद अली शाह साहब स्पेशली सिंध के अंदर अवाम को कैसे रिलीफ देंगे इस बजट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा और वक्त इतनी आपने क्वेश्चन किया है कि बजट हमारे लिए कौन सी सहूलत ला रहे हैं और कौन सी तकालीफ ला रहे हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम खुद हमारे जैसे घर के हम अपने बजट बनाते हैं, इसी तरह ये प्रोविंसेस के बजट बनते हैं, फिर कंट्री वाइज जो है ना उनके बजट बनते हैं। हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर सिंध, जिस पे हम जितना फ़ख्र करें कम है, और अल्लाह ताला ने उनको खुदादा सलाहियतें दी हैं, उनके हाथों के टिप्स पे सिंध की बजट होती है। और तरक्याती काम हों, वेलफेयर काम हों, या गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें हों, या फिर वो तबका जो निचले तबका है उनकी तकालीफ को वो मद्देनज़र रखते हैं। एक्चुअली बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने लिए ख़ुद परेशानियां पैदा करते हैं। उन परेशानियों को अपने सर पे बचाने के लिए या अपना कोई गलत काम ख़त्म करने के लिए हम उसको उस वक्त तो गलत काम करके फिर छोड़ देते हैं। उसका ख़मीरा, उसका जो असर होता है हमारे सिंध गवर्नमेंट पे पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्मों की, जैसे हम दूध की बात करें, हम सब्ज़ियों की बात करें, हम जनरली तौर पे वो घर के अशिया की बात करते हैं जो हमारे घरों में रोज़ाना होती हैं। सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है, वो एक गवर्नमेंट है, वो अपने मातहत कमिश्नर हैं, वो नीचे डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो इन प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं। वो अपनी लिस्टें वगैरह प्रोवाइड करके मुख्तलिफ़ इदारों को दे देते हैं कि भाई इनकी दूध की, सब्ज़ी की, मुर्गी की ये प्राइजेस हैं। आवाम जो है उसको अपने मकसद को लेने के लिए वो फिर महंगे दामों में ले लेती, अपने चीज़ों को घरों को पहुंचाने के लिए उनसे जो नाजायज़ काम हो सकता है वो करती हैं। इसीलिए जी यासीन साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ कि आपने कहा कि जो है मुराद अली शाह साहब उनके फिंगर टिप्स पर है सिंध की आवाम के लिए किस तरह से उनको रिलीफ देना है। लेकिन चूँकि कराची इंटरनेशनल सिटी है, दूसरे सूबों के मुकाबले में कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो इसकी आवाम भी ज़ाहिर है इसकी जो है मरदमशुमारी में जो सही है या नहीं है, बाज़ दफ़ा बहुत शोर मचाया जा रहा होता है MQM की तरफ से तो कि भाई मरदमशुमारी सही नहीं है। क्या बजट वफाकी जो है सिंध को उतना बजट देती है कि इसमें कराची को ही, और भी शहर है इंटीरियर सिंध के, लेकिन एक कराची इतना बड़ा है, तो क्या दूसरे सूबों के मुकाबले में सिंध को ज़्यादा बजट नहीं मिलना चाहिए? मैं उसी तरफ आ रहा था। बात यह है कि हमारा ये सूबा जो है इंतहाई जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो हमारा प्रोविंस करता है। जितना हम वफाक को बजट रेवेन्यू की सूरत में इनकम टैक्स की तरफ से हम देते हैं, उसका रेस्पॉन्स हमें उतना वफाक से नहीं मिलता। पिछला जो दौर था तो उसमें तो बिल्कुल हमारे सिंध सूबे को नज़रअंदाज कर दिया गया था। उसके बावजूद हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी मेहनत और लगदनी के साथ ये काम सारा किया, और खुदा की कुदरत से बस आफादात हैं। हमारे साथ सैलाब आ गया, उस सैलाब में जितना हमारे पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस को लॉस हुआ किसी और सूबे को नहीं हुआ, जिसके असरात आज तक चल रहे हैं। अच्छा, इमदाद भी तो बहुत मिली थी जी, फॉरेन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा फंड आए थे और रिलीफ आया था, इमदाद आई थी, कैंप्स आए थे। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बहुत फंड्स आए थे, बहुत सी हमें चीज़ें मिली हैं, टेंट मिले हैं,
खाने की चीज़ें मिले, लेकिन वो जो हमारा सिस्टम चल रहा था घर का, जो घर बनाया घर और एक मजदूर मजदूरी करके जा रहा है आ रहा है, और वो उस गांव में, उस घर में, उस शहर में रहते रहते वो अपनी बजट को बना के चल रहा था। लेकिन चूंकि सारा निज़ाम टूट गया, अब उसको लाजमी बात है तोते की तरह घर में बिठा के खिलाएं और फिर वो मैं करे, तो उससे अच्छा नहीं है कि हम इस चीज़ को बिल्ड करें, बनाएं इस चीज़ को बुलंद तरीके पे। फिर हमारे चीफ मिनिस्टर ने वह चीफ मिनिस्टर ने जो सैलाब ज़दगान के या इस हालात में एक दिन भी लिए कहीं गायब नहीं हुए। कभी कश्मीर, कभी सक्खर, कभी लाड़काना, कभी दादू, कहीं जोही, यहाँ तक कि वो पानी में भी जाके अंदर जा रहे थे। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो फिर आ जाता है उनके पास चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ है बजट का मामला, कि इस हालत में वो बजट किस तरह अपने आवाम को दे पाएंगे, क्या सब्सिडी देंगे, उनको क्या देंगे। तो इसीलिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। आप देखें कि हमारे सैलाब के बाद, बरसातों के बाद, हमारा बुनियादी जो ढांचा है, रोड, रास्ते, हॉस्पिटल्स, स्कूल तबाह हो गए थे। उनको रिकंस्ट्रक्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, जिसके असर आपको कराची में भी नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये वह चीफ मिनिस्टर है जिसने जितने पीछे गवर्नमेंट्स रही हैं या जो और लोग मेयर रहे हैं, उनके होते हुए जितना काम इसने, हमारे सीएम साहब ने किया, किसी और ने किया। कराची को उन्होंने एक शक्ल दे दी। आप उसकी फ़र्क ये देखें कि उनके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला है, उनके लोकल बॉडीज़ में उनको अच्छी सीट्स मिली हैं। पानी जहाँ डिफेंस, क्लिफ्टन या लियारी के इलाकों में मुख्तलिफ तंजीमें में कहती थी यहाँ पानी नहीं है, पीपल्स पार्टी पानी नहीं दे रही, आज उन इलाकों में पानी है। ये क्या है? ये उस बजट का हिस्सा है। ये सब्सिडी जो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक होते हैं तनकीद, एक होती है तनकीद बराए तामीर। अच्छा, तनकीद बराए तामीर कोई नहीं कर रहा, तनकीद करे जा रहे हैं, ये है। आप देखेंगे सिंध का वो शहर मुझे बताएं जहाँ हम मुतासिर नहीं हुए, उसके बावजूद हमारा सीएम साहब उस शहर में वो तामीराती बिल्डिंगें दे रहे हैं, वो घर बनाए। वो तो उन्होंने इंटीरियर में, तो जैसा आप बता रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब ने बहुत सारे काम किए हैं और सब उनको रिलीफ भी देंगे। अभी जो हमारा बजट आएगा, और अगर वफाक ने इतना बजट सिंध को नहीं दिया, तो हमारे सीएम जो सिंध हैं वो किस तरह से रिलीफ दे पाएंगे खाने की अशिया में और स्पेशली हमारे मेडिकल में? कैसे? क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, खाने के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और दूसरा हमारा जो है मेडिकल है। देखें, खाने के हवाले से तो हम सब ने मिल के काम करना है। सबसे पहले आटा, देखें आटा है, आटे के हवाले से देखें सिंध गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्मों के मुख्तलिफ टाइमों में मुख्तलिफ प्राइस कंट्रोल लिस्ट पे वो दे दिए, स्टॉल लगा दिए। फूड डिपार्टमेंट ने स्टॉल लगाए और फ्री ऑफ, यानी किसी भी सोर्स के बगैर वहाँ जाके हर गरीब बंदा, अमीर बंदा वहाँ जाके लाइन में लेके आटा ले सकता था, और लिया है। बहुत से स्टॉल बने, बहुत से यूनिट्स बने हैं, और उसमें उन्होंने आटा लिया है। ऐसा क्यों नहीं करते कि क्योंकि आटे के ऊपर भी अभी दोबारा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, दोबारा से 10 किलो के आटे का जो थैला है उसमें तकरीबन 2000 रुपये का इजाफा हुआ है। तो अगर जो भी रिलीफ दे रहे हैं वो आटे के मद में, तो आम शॉपकीपर्स पे वो आटा रखवा दें, ताकि जो दुकान उसी और उस पर शॉपकीपर उसमें रखवा कर उसके रेट कम करवा दें, ताकि लाइनों में ना लगना पड़े। और बिल्कुल सही फरमाया। लास्ट अभी मैंने पहले यही अर्ज की थी कि हम खुद अपने आप को सही नहीं कर पा रहे। शॉप पे रखना कोई मसला नहीं है सिंध गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे वो शॉप वाला जो है ना, वो अगर हमारा जैसा बन जाए, या हमारे गवर्नमेंट का वो जो एक फूड डिपार्टमेंट का मुलाजिम बन जाए, तो फिर वो कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम कैसे आएगा? हम एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे नहीं हैं। हम अपने मुफाद को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी, मुफादात की जब बात आती है, हम अपने तरफ रज़ाई को खींच लेते हैं, दूसरा सर्दी में जाए तो जाए, हमें उनसे, हमारे पास एहसास ख़त्म हो गया है। अगर वही चीज़ आप देखें कि शिकारपुर का या पता नहीं लाड़काने का एक हिंदू था, अभी भी है, और उसने प्राइस कंट्रोल से सिर्फ चंद रुपए रख के आटा फ्री बांटना शुरू कर दिया, कह रहे कि आके मुझसे ले जाओ। देखें, ऐसे अगर सब दुकानदार बन जाएं तो फिर हमारे सिंध गवर्नमेंट की मदद हो जाएगी, हम सब काम करेंगे। सर, दुकानदार तो बन जाएंगे, लेकिन दुकानदार अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके ऊपर एक सिस्टम बनाया गया है, एसी हैं, डीसी हैं, वहाँ प्राइस कंट्रोल वाले हैं, वो आकर उनको सील कर सकते हैं। बिल्कुल किया है,
सिंध गवर्नमेंट ने ऐसे मौसर इकदाम किए हैं, ना सिर्फ उनको सील किया, उनको सजाएं भी हुई हैं। लेकिन पता है कि एक के बाद फिर दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा। हम ये स्टेट है, अब स्टेट से यकीनन कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन स्टेट को जब वो स्टेट का अफसर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार या डीसी साहब विजिट करके चले जाते हैं, दोबारा वही खड़े हो जाते हैं। हमारी जब तक आवाम जो है, जब तक वो शऊर में नहीं आएगी, तो हाउ इट्स पॉसिबल हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। वो तो जब डिप्टी कमिश्नर चला जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर चला जाता है, प्राइस लिस्ट के मुताबिक चेक करने आ जाता है, वो चला जाता है, फिर दोबारा वही थाली में जो कल आलू जो हैं 100 रुपये है, जस्ट एग्जाम्पल है, उसकी प्राइस है 55 रुपये 50 रुपये, उस वक्त तो 50 रुपये बिकता है, जन वो निकल जाता है, वही 100 रुपये लेना है नहीं तो, क्योंकि बदमाशी बहुत हो गई। क्योंकि ब्लैक मेलर जो होता है, मुनाफे खौर होता है, वो बेसिकली बदमाश होता है। वो कहता है लेना है नहीं तो आप आगे जाओ। आप कितना उनको करें, आवाम को चाहिए। आप देखें कि लास्ट टाइम मुर्गी और दूध महंगा हो गया, आवाम ने उनका मुकम्मल बाइकआउट किया। रमज़ान शरीफ में आवाम ने फ्रूट का बाइकआउट किया, और आप देखें कि मिड ऑफ रमज़ान तक उनकी फ्रूट्स की कीमत तकरीबन थोड़े से ऊपर होके लाइन पे आ गई। जब तक हम आवाम आंखें नहीं खोलेंगे तो हम कैसे मजबूत, कब तक एक थानेदार, कब तक एक सरकारी अफसर, कुछ भी मुश्किल है। सही, लेकिन सर मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि जब हम एक आवाम, ठीक है, आवाम जाकर लेती है और शॉपकीपर से कहती है कि भाई ये प्राइस नहीं है, और हम आपकी कंप्लेन करते हैं एसी में या डीसी में, मुतालिका इदारे में, तो कहते हैं आप भले करें, उनके लोग जो हैं आकर हमसे जो है भत्ता लेकर जाते हैं। नहीं, ऐसा नामुमकिन सी बात है। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हर जगह पे हमारे ऐसे अफसरान नहीं है। अफसरान बहुत ऑनेस्ट आए, और इस दौर में तो वो यंग ऑफिसर्स आए हैं, यंग एनर्जेटिक आदमी बच्चे आए हैं। यकीन कीजिए कि मैंने उनको देखा है, वो बहुत अच्छे हैं, पोलाइटली बात कहते हैं। एक वक्त था कि यही लोग फ़ोन किसी का नहीं उठाते थे, आजकल जो भी अननोन नंबर जाएगा सबसे पहले कॉल अटेंड करते हैं। ये ज़रूर है कि अगर कोई दुकानदार किसी ग्राहक को कहता है लेना नहीं तो जाओ, तो होना यही चाहिए कि वहाँ खड़े हुए दूसरे ग्राहक ने भी खड़ा होकर एहतजाज करना है कि दो तो इसी प्राइस में, नहीं तो हम भी नहीं लेंगे। वो दुकानदार हो जाएगा। और आप देखें कि जब ये चीज़ें होंगी तो बजट आपकी इंसान दोस्त बजट होगी। वो बजट जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध साहब बजट पेश कर रहे हैं, आप उनको भी रिलीफ मिलेगा। उनको अभी देखें, इस वक्त चारों तरफ उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान की मईशत में बहुत बुरा वक्त आया हुआ है, और हमारे जब हमारे कंट्री पे होता है तो उसके जो असर आते हैं सूबों पे भी आते हैं। हमारा सीम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और आप इस तंग दस्ती की हालत में भी कराची जैसे शहर को संवारना, अंडर बाईपास बनाना और ब्रिजेस बनाना, अंदरूनी सिंध में वो जो रोडों का रास्ता है वो बनाना, उसके साथ साथ आप देखें कि फूड डिपार्टमेंट स्पेशली कंट्रोल कर रहा है, फूड डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना। उसके अलावा हमारी एक विजिलेंस टीम भी है सिंध गवर्नमेंट की, शायद मैंने सुना है कि वो भी जो है ना विजिलेंस कर रही है, मुख्तलिफ जगहों पे छापे डाल रही है। लेकिन चूंकि जब तक खुद घर का भेदी जो है ना, घर का मालिक आंख नहीं खोलेगा तो वो चोरी होती रहेगी। बहुत ज़बरदस्त बात की कि सीएम साहब के लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को तंगदस्ती के इतने कम बजट के अंदर कराची जैसे बड़े शहर समेत पूरे सिंध के शहरों को संभालना। फिर भी वो अपनी जो है आवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं और देंगे। और इंशाल्लाह जो सिंध की आवाम है, स्पेशली कराची की आवाम है, वो मायूस ना हो, इंसान दोस्त बजट आएगा। नहीं तो हमारे सीएम सिंध साहब जो हैं वो वफाक से उतना, चाहे उनको लड़ना पड़े, लेकिन वो लड़कर उतना बजट लेंगे। और चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख, और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, स्पोर्ट लवर हैं, सोशल एंड फिज़िकली बहुत उनका नाम है, ग्रास रूट लेवल पर भी बहुत काम करते हैं और बहुत पंक्चुअल हैं अपने काम को लेकर। हम इनसे बात कर रहे हैं अपनी फ़िलहाल तो हम बात करेंगे अब जो है मेयर के ऊपर। गुलाम यासीन साहब, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो है लिस्टें भी तैयार हो चुकी हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह भी। ये मुझे कराची मेयर का सेहरा किस पार्टी और किसके सर पे सजने वाला है? देखिए जी, अगर आपने प्रोविंस को चलाना है, जो हुकूमती पार्टी है जो अक्सरियत के साथ ओवरऑल सिंध में जीत के आई है, मैं अपने ज़ाती तौर पे कहूँगा कि उनको हुकूमत करने का
हक होना चाहिए, क्योंकि वो हुकूमत के डंडे पे नहीं आए और आवाम के वोटों से इलेक्ट होके इस प्रोविंसेस में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ आई है। अब आते हैं हम कराची के ऊपर, हैदराबाद के ऊपर भी। तो कराची में जो मेयर है या कराची का, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक्सरियत के हिसाब से आया हुआ है, जिसके बदौलत जो है ना वो दावा कर रहा है कि हम मेयर भी होंगे, डिप्टी मेयर भी हमारा आएगा, पीपल्स पार्टी का ही। इस वक्त जो उसकी चल रही है, कैंपेन चल रही है या उनकी अनाउंसमेंट है, जैसे कल परसों निसार अहमद खोड़ो साहब ने कहा कि हम बाज़ाब्ता तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हम ऐलान करेंगे। अंदरून सिंध के हो गए। अब कराची में देखें, अगर गाड़ी का एक पहिया ट्रैक्टर का होगा, एक पहिया गाड़ी का होगा, कार का होगा, तो गाड़ी नहीं चल सकती। हमारे हाफिज नईम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हाफिज कुरान हैं और दर्द दिल रखने वाले हैं और इस प्रोविंस का भला चाहते हैं, कराची का भला चाहते हैं और अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सहकार कराना चाहिए, उनके साथ उनको मिलना चाहिए, उनको कहेंगे ठीक है आपकी अक्सरियत पार्टी है, क्योंकि फिर वो इख्तलाफ आ जाते हैं कि अगर मेयर इसका है जमात इस्लामी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी है तो उनकी कराची की जो तरक्की है वो रुक जाएगी। हम बहुत मुतासिर हो चुके हैं कराची के लॉ एंड ऑर्डर से, कराची के मुख्तलिफ चीज़ों से, जिसमें हमें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। लेकिन सर अगर जमात इस्लामी वालों के वोट ज़्यादा होंगे और वो इल्हाक कर लेती है पीटीआई के साथ, जैसे कि अभी हाफिज नईम साहब जो है इमरान खान साहब से भी मुलाकातें कर रहे हैं, अगर उनकी अक्सरियत ज़्यादा हो जाती है तो फिर भले ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो और मेयर अगर इनका आए, तो क्या उस सूरत में आपस में मिलकर ये कराची की तरक्की मुमकिन? नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना। देखें, अगर वो पीटीआई के साथ अगर वो इलाक़ कर रहे हैं तो वो यूँ समझें कि मैं मेरी अपनी ज़ाती ये है छोटे से अकल के साथ ही, कि अगर वो पीटीआई के साथ कर रहे हैं तो पीटीआई वो है जिसने पाकिस्तान में वो इंतशार पैदा किया, जिसने पाकिस्तान में वो तूफ़ान खड़ा किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख़ में। अब कराची में अगर ये मेयर साहब के लिए, इलेक्शन के लिए हाफिज साहब उनका सहारा लेते हैं तो इसका मतलब है डूबी हुई कश्ती में अपना पाँव खुद रख रहे हैं। हाफिज साहब एक बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं और जमात इस्लामी के लोग बड़े अच्छे और बड़े तहजीब के हिसाब में होते हैं, आप जनाब वाले। तो इनको तो चाहिए कराची की तरक्की के लिए उनको उससे हाथ मिलाना चाहिए जो गवर्नमेंट्स जो इस वक्त बैठे हैं या कराची की सोच रखते हैं। बात है, अब देखें कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, कितना कराची की कितनी नहीं मुझे उसका नहीं है, कोई भी आ रहा है, अभी खोड़ो साहब उनका अनाउंस करेंगे। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब आप उन्हीं की मैं बता कर रहा हूँ, आप ये और नजमी आलम साहब जो वाइस चेयरमैन हैं अभी कराची वाटर सर्विस बोर्ड के, उन्होंने उन इलाकों में पानी प्रोवाइड किया जहां पानी का 20-20 सालों से पानी नहीं था। नजमी साहब ने ज़ाती कोशिश से वो जीता और इसकी बदौलत वो 2 यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन मुंतखब हुए, नजमी आलम साहब। ठीक है, अच्छा, ये नजमी साहब ने कोई डंडा नहीं उठाया, ये अवाम ने उनको उनकी मेहनत पे दिया। जमात इस्लामी साहब पिछले जितने गवर्नमेंट के हैं बहुत बड़े जलसे करती है, सब कुछ करते हैं, हम मानते हैं उनका है, लेकिन वोट पावर उनके पास नहीं है। वोट आप कराची के अवाम हो या सिंध की और हो या पाकिस्तान की, वोट आप देखते हैं कि ये बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा है ये हमारे लिए क्या कर सकता है। इलेक्शन से पहले भी काफ़ी काम किया है हाफिज नईम रहमान साहब की पार्टी ने, और पार्टी में काम किया है। मैं नहीं, अब जैसे ग्रास रूट लेवल पे काम किया, काफ़ी सारी चीज़ें बनवाई हैं अपने बिहाफ पर, काफ़ी काम। देखें, वो हैं माइनर वर्क हैं जो उन्होंने अपने हिसाब से उनको सपोर्ट नहीं किए। चलो, उसकी मेहरबानी है, कराची उसकी मेहरबानी में नहीं है, उसका ऊपर कराची का ऐसा वजन भी है कि वो कराची की बात भी करते हैं। अगर उन्होंने माइनरली काम किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेजर काम तो गवर्नमेंट सिंध अपने मेयर के हिसाब से करेंगे। बजट कौन देगा? फिर प्रॉब्लम होते रहेंगे। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जो इस वक्त से नासिर हुसैन शाह साहब हैं, पॉजिटिव इंसान है, हमें नासिर अपने हाफिज नईम के साथ बहुत कचहरी कर चुके हैं, मिल चुके हैं बहुत से मौके, लेकिन हम ये सोचते हैं कि खुदारा आप इस शहर की,
मैं कराची की बात कर रहा हूँ, इसको अब जाके सुकून मिला है। आप देखें कि कल के हालात कराची के क्या थे, लेकिन अब जाके अगर हम वाइट कॉलर, स्पेशली मैं वाइट कॉलर की मैं इसलिए बात करता हूँ, मेरा खुद वाइट कॉलर से ताल्लुक़ है, अब वो लियारी का हो, कोरंगी हो, औरंगी हो, अब सुकून के साथ आ रहा है, जा रहा है ना। यही तो हमारे इस सिंध गवर्नमेंट के सिटिंग सीएम की मेहरबानी से हुआ है ना। ट्रांसपोर्ट्स काफ़ी बन चुकी हैं, लेडीज़ के लिए भी बसेस हैं, तो ये काम तो ये काफ़ी देखें ये तरक्की। अच्छा, कल यहाँ पे वो मिनी बसेस का एक बड़ा मोनोपाली थी, बदमाशी थी। अब स्टेट ने वो गवर्नमेंट के लिए एयर कंडीशन बसेस दी प्रोवाइड की। अब बदबख्ती देखें हमारी कि वो उसमें पीटीआई का वर्कर भी सफ़र कर रहा है, नून का भी कर रहा है, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी भी कर रहा है, समवन ऑलरेडी। अब उन्हीं बसेस को जलाने वाले पीटीआई के लोग हैं। अब कराची का अमन तो उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया है। हमारे जो नुकसानात हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग को पीटीआई वालों ने नुकसान दिया। आज अगर हाफिज नईम साहब उनके साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या उनके तरफ मैसेज क्या जाएगा इनका, हमारे सिंध के, हमारे शहर के। वैसे पीटीआई के तो काफ़ी अरकान जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। देखें, मैं उस पर नहीं आ रहा कि कौन शमूलियत अख्तियार कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उनका जाती फेल है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात से कर रहा हूँ कि अब वो उनकी अपनी थिंकिंग है, उनको ऐसा लगता है कि जाहिर है वो पीपल्स पार्टी से तो हाथ नहीं मिला सकते। नहीं, क्यों नहीं मिला सकते? क्या हाफिज नईम साहब को अगर मेयरशिप मिल गई तो पीपल्स पार्टी के लोगों को निकाल देंगे क्या? उनके पास पीपल्स पार्टी का वर्कर आएगा क्या, उनको अपने ऑफिस से निकालेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि वो उनके पास आ रहा है। तो इसी तरह हाफिज नईम साहब को सोचना चाहिए। मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए, उनके साथ बैठे, उनके साथ मशावरत करे, ठीक है, एक अच्छा सा माहौल बन। आप देखें ना, पाकिस्तान के हवाले से जितने लोग हैं सब बैठे हैं ना, हुकूमत में बैठे हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं, तो इनको भी करना चाहिए, इनको बैठना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर ये सूबा हमारा तरक्की कर रहा है, सिंध कराची हमारा तरक्की कर रहा है। अब देखें पाकिस्तान विभाग ने बसें लाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज आपके शो के तौसत से सिंध गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, कि उन्होंने हेल्थ के मैदान में वो तरक्कियाँ की हैं कि जिनका मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलता। आप पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान में विज़िट करवा लें, वहाँ सिंध का पेशेंट आपको नहीं मिलेगा। उनके जितने मरीज़ हैं वो हमारे इस शहर कराची के हॉस्पिटलों में हैं। जन हॉस्पिटल हो, कार्डियो हो, उसमें बड़े बड़े इलाज हैं। कार्डियोवैस्कुलर वाले जो हैं, दिल के, जिसको शोबा दिल कहते हैं, 1 रुपया नहीं लेते। पूरी ऑपरेशन, उनकी तामीदारी, उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ओपन हार्ट सर्जरी किसी जो है कारकुन की या किसी भी इंसान आम शहरी की हो तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? आप इमरजेंसी, जिसके ऊपर 9 लाख 8-9 लाख का खर्चा, 15 लाख भी खर्चा आता है। आप वो जाए पेशेंट सिर्फ इमरजेंसी में जाता है, तो बाकी वहाँ का जो स्टाफ है ना उसको खुद आगे ले लेता है कि इनकी क्या तकलीफ है, एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी या ओपन बाईपास होगा, वो उनको लेके जाता है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि पान गुटखा, जो पान गुटखा हम खा रहे हैं या हमारी बन रही है। मैं अभी मेडिकल से बात करती हूँ। जो हमारे सिविल हॉस्पिटल जो है कराची का और जिन्ना हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारे सीएम साहब ने कभी विज़िट किया या हमारे जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने, कि वहाँ पर लोगों की लाइनें, बेचारे जो होते हैं पेशेंट्स हैं, उनकी लाइनें लगी होती हैं, बेड्स नहीं हैं, बाहर बैठे हुए होते हैं। काफ़ी सारा इस पर भी मैंने कवरेज की थी। तो जो ऑलरेडी ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कार्डियो में, लेकिन जो जिन्ना हॉस्पिटल और सिविल में जो इस तरह के मसाइल हैं, बेड नहीं हैं, बहुत सारी और इक्विपमेंट्स नहीं हैं, उसकी तरफ कौन? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो बात सिर्फ ये है कि सर्विस हॉस्पिटल हो या सिविल हॉस्पिटल हो, उसमें भी हमारे मिनिस्टर मोहतरमा आज़रा पेचू साहिबा स्पेशली विज़िट करती हैं, और वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं और विज़िट करते रहते हैं। देखिए, बात यह है कि पेशेंट को एक जो अंदर एक उनका पेशेंट है, उनके अटेंडेंस हमारे पास वो है ना, कबायली सिस्टम के तहत या हमारे रस्म में, तो एक पेशेंट के साथ 4-6 अटेंडेंट होते हैं। अगर उन अटेंडेंट को तो हम अंदर वार्ड में तो नहीं इन कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है उनका एक अटेंडेंट होगा, बाहर बाकी लोग बैठे होंगे, यकीनन आप गए होंगी, उनके साथ इंटरव्यू हुआ कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पेशेंट अंदर हैं। लेकिन उनके अगर थोड़ी हिस्ट्री मालूम की जाए तो उनका एक पेशेंट होगा,
2 पेशेंट होंगे, उनके साथ एक अटेंडेंट होगा, तो बाकी लोग तो बाहर ही बैठेंगे ना। अच्छा, रही बात बेड की, देखिए मैंने अर्ज पहले की, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये होता है कि इस सूबे पे बड़ा वजन है। सिविल हॉस्पिटल में बड़े से बड़ा डॉक्टर हमारा वहाँ मौजूद है, बड़े से बड़ा फिजिशियन हमारा मौजूद है। लाजिम बात है कहीं शॉर्टेज हो जाती है, कभी हो जाती है, इसको हम माइनरी ले लेते हैं, मेजर इसीलिए नहीं ले लेते। मेजर पेशेंट हमारे वार्डों में होते हैं, कमरों में होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ओवरऑल हमारा SIT है, वो भी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। आप देखें कि डॉक्टर आदिब रिजवी साहब कितनी तंगीन के साथ मेहनत कर रहे हैं। सुबह से सुबह फजर के बाद टोकन इशू हो जाते हैं, हर एक को देखते हैं सुकून के साथ। वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई रुपया टका नहीं लगता, बड़े से बड़ा वहाँ ऑपरेशन हो रहा है। जना हॉस्पिटल में कार्डियो के बाद अगर हम जना वैसे हॉस्पिटल में आते हैं तो उनकी कैंसर की जो अभी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज की अभी हाल ही में इंस्टॉल की गई मशीनरी है, इतनी ज़बरदस्त है कि इतनी कॉस्टली है कि मुश्किल में किसी और कंट्री के पास 2, 4, 12, 15 कंट्री के पास अगर किसी का नंबर आता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कराची है। देखें वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। उसके बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। लुकअप करें आप, देखें आप जाइए शाहिद रसूल साहब के पास जाएंगी, कमरा खुला हुआ है, दरवाजा खुला है। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मैं जना हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शायद डॉक्टर शाहिद रसूल साहब है, दरवाजा खुला हुआ है। सर ये बात है, हाँ बाबू बैठो, बोली तो कहा। अच्छा, अब्बासी जो है हमारा सेंट्रल का, उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती हैं, तो उनको अक्सर वहाँ पर ये होता है कि उनको अपने पेशे से मुतालिक कोई नॉलेज नहीं होती। उनको बस लाकर मुझे लगता है कि खड़ा कर दिया जाता है कि भाई आप इन पर एक्सपेरिमेंट करें। अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया और उसकी हालत खैर हो गई लेडीज़ की। तो इसी तरह से होता है, किसी को सर्जरी नहीं करनी आ रही होती, किसी को मतलब कि कोई चेकअप नहीं करना आ रहा होता, तो ये अताई डॉक्टर से जान कैसे छूटेगी? इसके ऊपर कौन है, इसको कौन देख रहा है? ये अताई डॉक्टर है ही नहीं। ठीक है, मैं अर्ज कर दूं आपकी क्लियरिफिकेशन के लिए, वो MBBS ऐसा क्यों होता है? आप सही फरमा रही हैं, MBBS पास हैं। देखें अभी आप मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और माशाल्लाह होस्ट हैं और प्रोग्राम को रन कर रही हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यू करते हैं, तो आपको अपना सहाफ़त का तजर्बा है, जब भी तो आप क्वेश्चनिंग कर रही हैं, मिल रही। डॉक्टर MBBS वो जब कुछ साल लगा के जब पास होता है वहाँ आता है। अब किसी को अननोन को या किसी अनाड़ी डॉक्टर को तो छुरी नहीं दी जाती कि इनके कट शट करो, इनको ऑपरेट करो, नहीं। बाकायदा उनकी हाउस जॉब होती है, उनकी फिजिशियन भी होते हैं। हाँ हुए हैं, उंगलियों में 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसा होता है, कभी कभी रिएक्शंस हो जाते हैं, कभी वो मेडिसिन उसको टच नहीं करती जिसके वो रिएक्शन में अच्छा कुछ बहाने भी बन जाते हैं कॉज ऑफ डेथ के, तो वो भी हो जाता है। फिर हमारे जो लवाकिन, वो हमारे मरीज़ के लवाकिन होते हैं, वो कहते हैं हमें डॉक्टर ने मारा है। डॉक्टर ना उसको जानता है, ये बात आप सोचिएगा, ना डॉक्टर उनको जानता है, ना वो डॉक्टर को जानते हैं। वो जब आते हैं कि हमने डॉक्टर को दिखाना है, अब डॉक्टर उसमें A बैठा है, B बैठा है, उससे वो पहचान नहीं रखता। डॉक्टर तो अपने पेशे के साथ बैठ के उनकी ट्रीटमेंट कर रहा है। अब उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उसके सीनियर भी मौजूद हैं, कुछ और डॉक्टर भी मौजूद हैं। हाँ, ये ज़रूर है, कोताहियाँ हैं, ऐसे नहीं कि जब हमारी नज़रों में, क्योंकि हम एज ए समाज कारकुन जब घूमते हैं हॉस्पिटलों में देखते हैं तो कोताहियाँ हैं, कहीं सफाई नहीं है, कहीं जो है ना उनकी वो मेडिसिन का शॉर्टेज है, मेडिसिन इंजेक्शन का है। पहली बात तो इंजेक्शन बहुत कम यूज़ होती है, सरकारी तौर पे बहुत कम यूज़ करते हैं, ड्रिप्स वगैरह चलती हैं क्योंकि हीट स्ट्रोक का और गर्मी का सीज़न है। अगर कहीं होता है तो फिर वो खुदाई उसको अजाब कह लें तो अलग बात है, अदरवाइज मुश्किल से कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने पेशेंट को मारेगा। नहीं, डॉक्टर पेशेंट को नहीं मारेगा, लेकिन क्या पता उसकी नॉलेज कम हो या उसने उसके हाउस जॉब सही से ना की हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है स्टेजेस सही नहीं लगा रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ इस तरह चीज़ें आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। स्टिच वगैरह होते हैं, या सुनने में आया कि स्टिच लगाते लगाते वो कॉटन अंदर रह गई, कैंची अंदर रह गई, जो एक्सरे में आ जाती है। लापरवाही होती हैं, मैं इस बात से वो नहीं करता कि नहीं होती हैं।
उसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन पे थोड़ी सी एक विजिलेंस टीम बनाएं, उनको चेक करें, उन डॉक्टरों को इंटरव्यूज करें कि भाई आप यहाँ अगर फिजिशियन हैं तो आपके फिजिशियन में क्या आप डायग्नोस करते हैं, सर्जन है तो आप क्या डायग्नोस करते हैं, अगर वो वहाँ की कोई नर्स है, स्टाफ नर्स है या जनरली LHV है, लेडी हेल्थ विजिट है, उनसे पूछें कि भाई आपका पार्ट ऑफ जॉब क्या है, आप क्या क्या करती हैं, तो उस हिसाब से वो उनसे इंटरव्यू कर लें। उनको नहीं है तो थोड़ी सी उनको मोटिवेशन दे दें, इंशाल्लाह ताला वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख, स्टे विद अस। वेलकम बैक। वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख और हमारे साथ मौजूद है गुलाम यासीन साहब। गुलाम यासीन साहब, अब मुझे ये बताइएगा, आवाम की बड़ी जो रिक्वेस्ट होती है, जाहिर है वो कहते हैं कि आप जाकर ये क्यों नहीं इन लोगों से पूछते कि इलेक्ट्रिक का ये जो इदारा है ये हमारे CM साहब के अंडर में है, तो वो हमारे CM साहब बेचारा आवाम जो है, पहले ही लोड शेडिंग में कराची की आवाम बेचारी मर गई है, घरों में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, उसके बावजूद ये बात सामने आ रही है कि मई, जून और जुलाई के बिलों में इजाफा होगा। आखिर क्यों ये मतलब क्या वो इसके अंदर इजाफी बिल कौन से इस तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे और पर यूनिट तकरीबन 13 से 14 रुपये इजाफा हो गया है, तो इसके पीछे CM साहब क्यों खामोश है? नहीं, खामोश नहीं है। एक्चुअली जब कुछ भी होता है, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, ख़राब होती है तो हम सबसे पहले उसकी ख़राबी को दूर करते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं कि इसमें ख़राबी क्या है, वो फिर बताता है इसमें ये चीज़ है। अब आते हैं हम के इलेक्ट्रिक, जिसका आपने जिक्र किया। के इलेक्ट्रिक कराची के हवाले से जो काम कर रही है या जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रही है वो अपने आपके सामने है। कराची के वो भी इलाके इस वक्त मौजूद हैं जिनमें मैं वो यस कर 90% जो है 80% उनकी बिलिंग होती है, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। इस तरह हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भाई, वो कुंडे का चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और ख़ुद भी, और वो जो गाँव सॉरी अपने हमारे कराची की औरंगी, कोरंगी, लांडी, कैदाबाद, मुख्तलिफ इलाकों में जो रूट एरिया हैं उसमें कुंडा सिस्टम चल रहा है। और के इलेक्ट्रिक के कुछ लोग जो गंदे अंडे की, हम उनको नाम देंगे, कि उनके साथ मिल के ये बदमाशी कर रहे हैं और उनके साथ, अच्छा उनको तो सिर्फ 49 रुपयों की परवाह है जो उनकी जेब में आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम इनसे रुपया लेके पूरे अवाम को उस अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि अगर वही बंदा दे रहा है उसको 100 रुपया फर्ज के रुश्वत दे रहा है, उसका जो मीटर लग जाता तो उसका बिल जो है ना 50 आता या 200 आता, चलो 200 आता तो 100 तो अपने बच्चों को हराम खिला दिया ना। उससे अच्छा नहीं है कि ये के इलेक्ट्रिक को दरख्वास्त दें। के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ गश्ती यूनिट्स भेजे हैं कि अपने इलाकों में वो लगवा लो, मीटर लगा के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल स्टैंड बाय की तरह कर दो। अच्छा, वो क्या करते हैं, कोई कुंडा लगा के बैठ जाता है, कोई कुछ कर लेता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, स्पेशली तौर पे मंगो पीर का मैं आपको जिक्र कर दूं। मंगो पीर में ये मार्बल की फैक्ट्रियां टोटल आप जाके देखें कि वो उस पर चलती हैं, कुंडे हुक सिस्टम पे चलती हैं, कोई उनका पुरसा हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के अंदर के लोग भी उनसे मिले हुए होते। बिल्कुल, मैंने यही अर्ज किया, मैंने उनका नाम रखा है गंदे अंडे, जो उनके साथ मिलकर खुद भी हराम अपने बच्चों को खिला रहे हैं और इनको भी खिला रहे हैं। इनका हल यही है कि हम सबको मिल के देखें, अपने घर को अगर साफ करना है ना तो कचरा कूड़ेदान में फेंकना होता है। हाँ, कचरा जो है ना कोई हाँ, इनके ऊपर भी तो कुछ लगना चाहिए ना, मतलब जाकर एक वो कहते हैं ना इंस्पेक्शंस फौरी तौर पर जो लिया जाता है। मैं सिंध गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, उसमें के इलेक्ट्रिसिटी का एक डिपार्टमेंट है जिसमें इंस्पेक्टर और डायरेक्टरान वगैरह हैं जो वहाँ चेकिंग करते हैं मुख्तलिफ। वो उनका जो रटा जुमला है कि इलेक्ट्रिक वालों का, सर हम क्या करें, या तो कुंडे का हम अगर जाते हैं तो हमें मारते हैं, हमारी गाड़ियाँ जलाते हैं, हमारे दफ्तर जलाते हैं, और अगर 2 दिन पुलिस और रेंजर्स की मदद से हम जाके कुंडे काट के आ जाते हैं, दूसरे दिन फिर लग जाते हैं। अच्छा, उनका हल यही है, वो कहते हैं सर ठीक है, आप अगर सिंध गवर्नमेंट इतना इसको प्रेशराइज कर रही है, आप हमारे साथ एक इलाके को चूज़ करें, उस इलाके में सारे मीटर लगवा दें, हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे। अच्छा, जनरली तौर पे के इलेक्ट्रिक अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए फिर
रेट बढ़ाती है अपनी यूनिट का। अच्छा, वो यूनिट का जो रेट है वो वाइट कॉलर पे गिरता है। वो जो चोरी करने वाला शख्स है वो तो चोरी कर रहा है, के इलेक्ट्रिक का वो जो बंदा चोरी में मुलव्वस उनके साथ लाइन लगा के दे रहा है वो भी अपनी चोरी कर रहा है। अच्छा, ऑनरेबल सीएम साहब तो इसलिए डिपार्टमेंट पूरा बनाया, सिंध गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको उनको इंस्पेक्शन करता है, देखता है। तो इनको चाहिए, आवाम को चाहिए, भाई ठीक है, जुल्म कब तक तुम लोग हराम खा के जुल्म करते रहोगे? इससे अच्छा नहीं कि आप मिल जाओ। आप देखें, अब लोकल गवर्नमेंट की बारी आई है तो आप चेयरमैन जो भी यूसी का है, टाउन का है, उसको कहें सर देखिए हमारा इलाका है, लोड शेडिंग जाती है, मुख्तलिफ इलाकों होते हैं, मेरा बिल आता है 5,000, ये जो भाई हैं बिजली जो लगा रहे इसको 1 रुपया भी बिल नहीं आता, लिहाजा हमारी गुजारिश है कि 5,000 हम क्यों भरें, हमारा मीटर लगा दो। उस 5,000 का बिल आएगा, 1,000-1,500 जो भी आया, जो इतनी यूज़ करेगा, और दूसरा बंदा जो हराम खा रहा है या दूसरा बच्चों को भी हराम खा रहा है वो नहीं करेगा और वो भी मीटर लगवा लेगा। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपके चैनल के तौर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जितने भी हैं उनके ऊपर ये भी आप जिम्मेवारी रखवा दें कि वो अपने इलाके में मीटर सिस्टम जो है ना उसको इंस्टॉल करा के उनको लगवाएं, और मीटर की जो मीटर लगेगा तो यकीनन जो लोड सेंक्शन होगा उस घर का, जो भी लोड सेंक्शन होगा 1 kV 2V 3 ACA जो भी है, अच्छा उसी हिसाब से के इलेक्ट्रिक अपनी सप्लाई देगा, और फिर के इलेक्ट्रिक से वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बात कर सकता है कि भाई इतनी यहाँ बिजली की खपत थी, ये इतनी ज़्यादा क्यों हुई, वो उनसे बात भी कर सकता है, बिलिंग भी सही होगी, हमारा करेगा, लोड शेडिंग भी कम होगी क्योंकि जगह रसाई होती है। अच्छा, अब मैं जो स्टार कंज्यूमर हूँ लेकिन फिर भी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी लोड शेडिंग, अब पता नहीं मेरे बराबर में या कोई और कर रहा होगा चोरी, लेकिन वो मेरे खाते में आ रहा होगा। जी हाँ, ये अब किसी का गुनाह, किसी की वो जो गेहूं के साथ पिस जाता है, बस वो वाली बात, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब कितना देखें लेकिन ना, अब जो बिल 3 महीने का उन्होंने अनाउंस कर दिया है वो तो इजाफी आएगा ही आएगा ना। देखें आएगा, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन उसके यही हल है, मीडिया बहुत ताकतवर है, आप बहुत ताकतवर हैं, आप मीडिया के तौर से आप आवाम को आगाही दें कि आप मीटर्स को इंस्टॉल करवाइए। उससे ये होगा कि जनरली तौर पे वो जो बर्डन है ना गर्मियों का, ये जो किले इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया, वो रिड्यूस हो जाएगा। स्पेशली जो है ना वो जो इलाके हैं वहाँ पे जो भी उनके उसमें ऑफिसेज आते हैं, आकर चेक करें, देखिए 100% आपकी बिलिंग हो रही है तो वहाँ पे लोड शेडिंग ना करें। जब 100% बिलिंग होगी तो लोड शेडिंग का मकसद ही खत्म हो जाता है। 100% तो बिलिंग नहीं होती, 70-80% चलिए आप इतना कर लें, लेकिन उसमें नहीं होती। मैं आपको गिना सकता हूँ ऐसे इलाके जहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। कराची के ऐसे बहुत से इलाके हैं, आप सर्वे भी कर लीजिएगा। जी कहीं नहीं भी, बिल्कुल सही, आप ये सही कह रहे हैं कि ना ये हमारी लाइन है और हमारे सामने वालों के वहाँ बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती और हमारी लोड शेडिंग हो रही होती है। जो फ्लैट सिस्टम 4 दीवारी के अंदर हैं, अच्छा उसमें जो एहसास रखते हैं ना, कहते हैं यार हम बिल जमा कराएं, नहीं कराएंगे तो अगले महीने बिजली कट जाएगी जी। कटेगी तो वो सामने वाला कहेगा यार ये कैसे लोग हैं जो बिजली कट गई, तो वो फिर क्या करते हैं, बिलिंग होती है। फिर उस इलाके में 200-300 फ्लैट जितने हैं उसमें 100% तो नहीं, 70-80% उनकी बिलिंग होती है। अच्छा, उससे उनको सुकून भी होता है, उनको बच्चों को रिलीफ मिलता है, पानी मिलता है और वो आराम से रह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मुख्तलिफ आबादियाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, एक घर यहाँ, तो उनको फिर हुक कनेक्शन चल रहा है, उनका कुंडा कनेक्शन चल रहा है, यकीनन फिर वो तो बदमाशी पे आ ही जाएंगे। अच्छा, ये गुंडागर्दी करते हैं, के इलेक्ट्रिक जाते हैं, जाएं तो उनको डांटते हैं। सर के इलेक्ट्रिक की तो चले, अल्लाह ताला उनको वो करे, हिदायत दे। अच्छा, आर्मी जो है हमारी माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से लोग उसको सपोर्ट करें। जो 9 मई को जो हुआ, सानिया हुआ, वो वाकई एक जो है काला सिया बाप था पाकिस्तान के लिए, जग हसाई का भी मौका बना, जरिया बना, पाकिस्तान की बड़ी बदनामी। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम आज भी खड़ी है, क्या आज भी आर्मी को सलूट कर रही है? बिल्कुल, पाकिस्तान अवाम जो है आज भी पाकिस्तान अफवाज को, पाक आर्मी को और मिट्टी के रंग रखत वाले उस वर्दी को सलूट करती है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, अवाम अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने वो इक़दाम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी 4 दीवारी, घर की 4 दीवारी के बाद या घर के बाद घर में अगर सुकून की नींद सो रहे हैं,
या फिर हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा अगर सही सफ़र पे जा रहे हैं और आल पाकिस्तान में कहीं भी जा रहे हैं तो उसके पीछे भी पाकिस्तान आर्मी है। 9 मई का जो ब्लैक डे था वो इंतहाई दर्दमंद था, इंतहाई तकलीफ दे का। वो सिटिंग एक्स प्राइम मिनिस्टर उसको ये जेब नहीं देता टिल टुडे, आज तक उसने उसको कंडेम नहीं किया। उसने कहा ये मेरे पार्टी के वर्करों का काम, हमने कंडेम किया, नहीं किया, उनके वर्करों ने, उनको वर्करों ने किया। वर्कर बिलोंग करते हैं उसी पार्टी से। आज क्यों उनको पकड़े जा रहे हैं? देखें, हम शोहदा को, पाकिस्तान आर्मी के शोहदा की कब्रों को बेहरमती कही, उनके मुजस्समे तोड़े गए। जना हाउस, हमारे जना हाउस तोड़ा गया, हमारे कोर कमांडर ऑफिस घर में जाके घुसे, उनको तोड़ा। ये क्या है? बात अगर हमें करनी है तो आराम से भी बिल्कुल दुख की बात। और हम पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहे हूँ कि वो जज्बा शहादत रखते हैं। हम -20 डिग्री में, वो जो ऊपर सियाचिन में हमारा सिपाही जो खड़ा हुआ है, जवान हमारा खड़ा हुआ है, अच्छा वो इसलिए नहीं खड़ा कि वो तनख्वाह ले, वो इसलिए कह रहा है कि उसको मोहब्बतन पाकिस्तान की से मोहब्बत है। और हम पाकिस्तानी अगर हैं, अगर पाकिस्तान आज मुल्क के, दुनिया के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी की वजह से कर रहा है। अगर पाकिस्तान के पीछे कोई मजबूत हाथ है तो वो पाकिस्तान आर्मी का है। पाकिस्तान अपनी जगह पे। हाँ, गुलाम यासीन साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आज पाकिस्तान के पीछे कोई अगर मजबूत हाथ खड़ा है तो वो पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। तो पाकिस्तान आर्मी तो हमेशा हम उनको ट्रिब्यूट करते रहेंगे। वो हमारे लिए पहले भी फ़ख्र का बाइस थी और आज भी, और आइंदा वाली नस्लों के लिए भी होगी। अच्छा, हमारे गुलाम यासीन साहब बहुत ज़्यादा जो है स्पोर्ट लवर हैं, स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। आपका अपना फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? मेरा एक तो मेरी कबड्डी है, जो हमारी हिस्टोरिकल और पाकिस्तान की जो तारीख। आपने खुद खेला कभी? हाँ, खेलते हैं। चेस, शतरंज जिसको कहते हैं, उसमें मैं इंटरेस्टेड होता हूँ। गेम में टेबल टेनिस होती है, बैडमिंटन से मैं खेलता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है, जो मंशियात और हमारे मोबाइल की बीमारियों में मुब्तला है, हम उसको वहाँ से निकाल के ग्राउंड में ला रहे हैं और हॉस्पिटलों को वीरान करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस नौजवान को सिखाएं, इन नौजवान को बताएं कि भाई आप हमारे पाकिस्तान के सरमाया हो, कल आपने पाकिस्तान की संभालनी है, भागदौड़ करनी है। अगर ये आज फुटबॉल के, और देखें जब इस हमारे लियारी के अंदर फुटबॉल बहुत ज़बरदस्त, देखें बात ये है कि अगर हम ये नौजवान फुटबॉल पर भी थोड़ा लगाते हैं, क्रिकेट पर इतना लगाते हैं, इतना उनकी तनख्वाहें होती हैं, थोड़ा फुटबॉल पर भी लगाते हैं। तो क्रिकेट तो एक वो सिंबल बन गया है ना भाई, क्रिकेट बनना। हमारी और बहुत सी गेम है, तीरंदाजी जिसको आर्चरी कहते हैं, हमारी ये फुटबॉल है, हमारी ये कबड्डी है, ये वो गेम्स हैं जो हमारी हमारा विरसा है, हमारा। हाँ, और सिंध स्पेशली कबड्डी तो सिंध का विरसा है। और मला के पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। कनाडा के पास कोई ऐसा लोग नहीं था, उन्होंने फिर क्या किया कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेके अपनी टीम बना ली। अच्छा, ये हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे यकीनन जब मोबाइल देख रहे होंगे वो खाली होंगे, वो तो या बोतल पी रहे होंगे या फिर पान मुंह में या सुपारी लेके खा रहे हैं, फिर हमारा बच्चा, हमें नुकसान होगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल, बॉडी भी बिल्कुल वो हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, लेकिन साथ साथ खेलों में भी करे। आप देखें कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, उसमें बाकायदगी के साथ प्राइमरी हो, हायर हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, उसमें ग्राउंड होता है। अच्छा, आज जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कोई ग्राउंड नहीं है। 120 स्क्वायर यार्ड के घर में भी घर बना हुआ है उसमें। अच्छा, तो इसको कैंसिलेशन, इनको जो रजिस्ट्रेशन इनकी कैंसिल करनी चाहिए, क्यों दे रहे हैं इनको रजिस्ट्रेशन? वो हर माइंड हमारा आ गया है कि गवर्नमेंट के जो लाल पीले स्कूल, आज मैं भी अगर यहाँ हूँ तो लाल पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं। माशाल्लाह, आप पूरे उसकी संभाल रहे हैं। और ये जो है ना, ये अगर बच्चे, हमारे माइंड हो रहे कि नहीं ये प्राइवेट में ज्यादा सीखेगा, भाई क्यों सीखेगा? आप उस स्कूल में डालें, बच्चे डालें, पढ़ाएं। हमारे सरदार अली शाह जो मिनिस्टर एजुकेशन, उसने अपनी बेटी प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट में दाखिल करवाई है। अच्छा। जी,
अब ये मेहनत कर रहे हैं और हमारे मिनिस्टर भागा अब दौड़ी हम कर एक रहे हैं। काम यही करेंगे, सरदार अली शाह साहब को जो है ना एजुकेशन के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे उनको हम लेकर आए और आवाम के सामने बहुत ज़बरदस्त। गुलाम यासीन साहब ने बात की, इनकी बातों से लग रहा है कि वाकई ये स्पोर्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और खुद मल्लाह यानी कि कबड्डी भी खेलते हैं और चेस भी खेलते हैं। और चेस मलानी मल मल हाँ, और जो चेस होता है ना वो दिमाग वालों का काम होता है, और जिसने चेस खेला है ना समझो वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है और सीट पर बैठ सकता है। तो बहुत शुक्रिया आपका गुलाम यासीन साहब, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। आपने जो है बजट पर बात की, आपने जो है कि इलेक्ट्रिक पर बात की, आपने आर्मी के ऊपर बात की, आपने मेयर कराची के ऊपर बात की कि अगर जो नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे इसकी कितनी काविश है आपने, और आपने जो है जो फेयर प्राइस लिस्ट होती है उनके ऊपर बात की। तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि घर का बेदी लंका ढाए, अगर घर का जो बड़ा सरबरा है वो अपनी आंखें खोल लेगा तो किसी की मजाल नहीं होगी कि हमारे जो है घर पर कोई नकब लगा सके। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। वीनस के मेहमान के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।